हम लोगों का नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल का आखिरी चरण में है। हम लोग देख चुके थे कि नवपाषाण काल की कौन सी ऐसी विशेषता थी जो मध्य पाषाण काल से और पूरा पाषाण काल से अलग करता था। तो उसमें हम लोग कुछ कैरेक्टर देखे थे कि ये जो समय था वो था खाद्य उत्पादक, यानी कि फूड ग्रेन कह सकते हैं, या अनाज का उत्पादन किया जाने लगा था। इस समय मानव का जो तकनीक था, टेक्नोलॉजी था, वो अपग्रेड हो गया था। फिर क्या देखते हैं कि इस समय के मानव अलग अलग रंग के बर्तन का प्रयोग करने लगा था। पोट्रे का यानी कि मिट्टी के बर्तन का, जिसको मृद भांड कहा जाता है। फिर देखते हैं कि यहाँ पे गांव का विकास हो गया था, तो नदी घाटियों के किनारे किनारे गांव डेवलप हो गया था। फिर क्या देखते हैं कि इसी समय नियोलिथिक पीरियड में लिंग के आधार पर या सेक्स के आधार पर कार्य का विभाजन कर दिया गया था कि महिलाएं क्या करेंगी, पुरुष क्या करेंगे, तो ये भी डिवीजन हो गया था। फिर देखते क्या है कि हम लोग इस समय पालतू जो पशु है वो भी, यानी पशुओं का पालन भी शुरू हो गया था। तो कुल मिला जुला करके नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण का काल जो था, मानव का एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी के रूप में या आत्मनिर्भर समुदाय के रूप में या आत्मनिर्भर समाज के रूप में विकास होने लगा था। इसीलिए ये पिछले के तुलना में थोड़ा सा विकसित था। और इस समय का मानव होमोसेपियंस मानव था। क्लियर है? अब हम लोग फिर उसके बाद देखे ये थे कि ये जो नए नए चेंज हमको मिलता है, पशु पालने का, खाद्य उत्पादन का या अनाज उत्पादन का, बर्तन का, तो ये जो नए नए चीज हमको दिखाई देता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो चेंज दिखाई देता है, उसका एविडेंस कहाँ कहाँ मिला है। तो पिछले क्लास में हम लोग भारत के संदर्भ में, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, यानी कि पाकिस्तान, भारत को समाहित करते हुए किन किन जगहों पे कौन कौन से साइट्स मिले हैं जहाँ पे नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, यही हम लोग बात कर रहे थे। क्या कैरेक्टर था ये देख चुके थे हम लोग कि ये सब कुछ हुआ था ओवरऑल नवपाषाण काल में। लेकिन उसका एविडेंस, क्योंकि ये तो इसके बारे में जानकारी तो हमको किताबों से मिलेगा नहीं, क्योंकि इस समय के लोग लिखने पढ़ने तो जानते नहीं थे, स्क्रिप्ट या लिपि का ज्ञान तो इनके पास था नहीं। तो हमको उसके बारे में, उन लोगों के बारे में, उनके रहन सहन, खान पान, जीवन पद्धति, सोशल एक्टिविटी के बारे में कैसे जानकारी मिलेगा। तो इसके लिए हमको पुरातात्विक साक्ष्य खोजना पड़ेगा। तो जब हमने खोजना शुरू किया तो पता चला कि बलूचिस्तान से, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर के असम तक और इधर कश्मीर से लेकर के कर्नाटक तक सारे जगह पर भारत में नियोलिथिक पीरियड के एविडेंस हमको मिलते हैं। तो इसमें से कई जगहों का हम लोगों ने कई साइट्स का हम लोगों ने खोज कर लिया है कि वहां पे क्या मिला है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। जो रिमेनिंग एरिया है, यानी आज का जो क्लास है वो ये बात करने वाला है कि शेष भारत के क्षेत्रों में प्राप्त नवपाषाणिक स्थल एवं पुरातात्विक साक्ष्य, ये आज हम लोग बात करने वाले हैं। शेष भारत के कुछ हिस्से का बात पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे हम लोग शेष भारत के, मतलब जो बचा हुआ एरिया है भारत का, वहां पे कौन कौन से जगह खोजे गए हैं और उन जगहों से कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। ये जब हमको पता चलेगा, जब खोजेंगे तो हमको ये स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे भारत में नवपाषाण काल के लोग ऐसे रहा करते थे। उनका सोशल लाइफ सामुदायिक था, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ था।
तो इसका प्रमाण क्या तब मिलता है कि भाई सामुदायिक चूल्हा का उपयोग किया जाता था। जैसे लगता है कि कोई प्रयोजन में किसी फंक्शन का या कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाता था और सभी लोग मिल करके वहाँ भोजन पकाते थे और खाते पीते थे। तो यहाँ पे जो जो हमको साइट्स खोजेंगे हम लोग, वहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिला है और उसके आधार पर फिर हम वो सारी बातें जो पहले कर चुके हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ के लोग रहते थे, ऐसे ऐसे करते थे, इसका पता चल जाएगा। अब सवाल आपसे यहीं से पूछा जाएगा कि मान लो सवाल पूछा गया कि भाई बताइए कि कहाँ पे नौ पाषाण काल के, इनमें से कौन सा स्थल नौ पाषाण काल के स्थल है। सपोज पूछा जा सकता है, 4 जगह का नाम दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन से स्थल नौ पाषाण काल के हैं। आपको उस जगह का नाम पता होना चाहिए। या ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए भैया कहाँ पे कुत्ता के साथ मानव को एक साथ दफन किया गया है, पता होना चाहिए, क्योंकि नौ पाषाण काल में आपको मिलता है पालतू जानवर, लोग जानवर को पालने लगे हैं। और बुर्ज होम में मिलता है कि कुत्ता के साथ या मालिक के साथ कुत्ता को दफन किया गया है। ये भी मिलता है कि 100 के साथ और भी विलासिता के सामान जैसे माला, लॉकेट के साथ उसको दफन किया गया है। तो ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ मिला है और उस अगर कोई जगह है तो वहाँ पे क्या मिला है। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो पिछले क्षेत्र में, पिछले समय में हम लोग बहुत सारा कर लिए हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण साइट है और वो साइट कौन कौन सा है वो बात कर लेते हैं, जो अभी हम लोगों का बचा हुआ है, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में नहीं किए थे। पहला साइट तो है यही, बोलो, स्थल एवं वहां पर प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य। अभी तक से लिखे नहीं थे, स्थल एवं वहां से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य। अब आज हम लोग जो रिमेनिंग एरिया है नौ पाषाण काल का, उन क्षेत्रों को देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्षेत्र हम लोग देखेंगे वो देखेंगे बेलन घाटी में। पहला एरिया होगा हम लोग का बेलन घाटी। दूसरा देखेंगे हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र और बिहार। फिर देखेंगे असम में। फिर देखेंगे हम लोग कर्नाटका में। तो यूपी, बिहार और असम और कर्नाटका, ये कुछ महत्वपूर्ण जगह है जहां से नौ पाषाण काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। ये हमारा बचा, हाँ, यूपी, बिहार और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया। असम, बंगाल के बाद का जो एरिया पड़ता है वो पूर्वोत्तर भारत कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट इसको कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर भारत। हम लोग भारत को पूरब और पश्चिम में कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो ज्योग्राफी का विषय है, याद रखो। 82.5 डिग्री को हम डिग्री के माध्यम से, 82.5 डिग्री देशांतर के माध्यम से, लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हम भारत को 2 हिस्से में बांट देते हैं। 82.5 डिग्री से इधर का एरिया वेस्ट और 82.5 डिग्री से इधर का एरिया ईस्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? वो ज्योग्राफी का विषय है, ज्योग्राफी का एरिया हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो पूर्वोत्तर भारत कहने का मतलब है बंगाल के उधर के जो 7 स्टेट है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब, और सिक्किम, ये सब के सब पूर्वोत्तर स्टेट है, 7 स्टेट है। तो ये पूर्वोत्तर भारत करते हैं। पूर्वी भारत का मतलब यह है कि इलाहाबाद से लेकर के बंगाल तक का क्षेत्र पूर्वी भारत है, और इलाहाबाद से लेकर के राजस्थान तक पश्चिमी भारत है। ठीक है, और नर्मदा नदी से दक्षिण का क्षेत्र दक्षिण भारत है,
नर्मदा नदी से उत्तर का क्षेत्र, या विंध्य पर्वत, विंध्य माउंटेन से उत्तर का क्षेत्र उत्तर भारत, विंध्य पर्वत से दक्षिण का क्षेत्र दक्षिण भारत। ये हमारा सामान्य वर्गीकरण है भारत को विभाजित करने का। तो पूर्वोत्तर भारत करेंगे कहेंगे तो समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल के बाद का जो स्टेट है वो सब पूर्वोत्तर भारत कहलाता है। तो ये कुछ हमारा मेजर साइट्स हैं जहाँ पे हमको नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, और ये महत्वपूर्ण एविडेंस मिलता है, इसलिए हमको यहाँ का जानना जरूरी है। अब सबसे पहला जो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, और एक दो क्षेत्र है जैसे मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ये भी देख लेंगे। एक और क्षेत्र है बलूचिस्तान का जो पाकिस्तान में है। आप देखेंगे तो अगर आप भारत की कल्पना करें ऐसे अखंड भारत का या भारतीय उपमहाद्वीप का, तो ये सिंध का क्षेत्र है और इसके ऊपर बलूचिस्तान है। ये बलूचिस्तान का एरिया है, ये प्रोविंस है पाकिस्तान का। आपको पता ही है कि पहले भारत का हिस्सा था, ये सब भारत ही था, लेकिन यहाँ से बंटवारा हो गया। ऐसे सिंधु नदी के इधर पाकिस्तान, इधर भारत। तो इधर अब पाकिस्तान का एरिया है, लेकिन नवपाषाण काल का स्थल है, भारतीय उपमहाद्वीप का स्थल है। तो यहाँ का भी थोड़ा सा एक साइट हम लोग देख लेंगे। मुख्यतः हमारा फोकस इस पे होगा क्योंकि यहीं से आपसे अधिकतर सवाल पूछे जाएंगे। ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, इसलिए अब कम सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे बात हम क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं नवपाषाण काल के बचे हुए प्रमुख स्थल जहां से हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, जिसके आधार पर हम इसके बारे में अनुमान लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बेलन घाटी की बात करते हैं। बेलन घाटी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है ना? है हाँ। तो यहाँ पे बेलन घाटी के 3 प्रमुख साइट हमको जानना है। इस बेलन घाटी के 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं जो नवपाषाण के लिए उपयोगी है। पहला है कोल्डी हवा, COLDIHAWA, कोल्डी हवा। पहला क्षेत्र है। दूसरा है महागढ़ा, नेक्स्ट साइट है महागढ़ा, जहां से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और तीसरा है चौपानी मांडो। तीसरा महत्वपूर्ण साइट है चौपानी मांडो। अब आपसे ये सब के सब ऐसे ही सवाल पूछा जा सकता है कि नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल चौपानी मांडो कहाँ पे अवस्थित है। यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में, जो इलाहाबाद मिर्जापुर के पास का क्षेत्र है। ठीक है, बेलन नदी का जो क्षेत्र है। तो यहाँ से 3 प्रमुख साइट मिला है, 3 प्रमुख स्थल है, कोल्डी हवा, महागढ़ा और चौपानी मांडो। अब यहाँ पे कौन से ऐसे चीज खोज दिए गए हैं जो हमें अध्ययन करने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसको जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो कोल्डी हवा से जो नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है वो है खेती करने का। हमको पता ही है कि नवपाषाण काल के लोग खेती करने लगे थे। तो यहां पर धान मिलता है। हम कोल्डी हवा की अभी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे धान मिलता है, और यहाँ पे धान दोनों ही तरह का मिलता है, जंगली भी धान, आप कह सकते हैं कि जंगली भी धान है और कृत्रिम प्रजाति का भी है, यानी कि जो जिसका प्रयोग किया जा चुका है उसका बीज से फिर से खेती किया गया है। तो ये दोनों ही तरह का धान मिलता है यहाँ पे, जंगली भी और कृत्रिम भी।
दोनों प्रकार का यहाँ पे साक्ष मिलता है। कोल्डी हवा से नेहा, आज बहुत लेट कर दिया आप, क्यों? ओहो, हमको लगा, हम लोग वेट किए 10 मिनट, आप नहीं आए तो फिर हमको लगा कि शायद आप पीछे हैं। नहीं, लेट नहीं होना चाहिए एक के वजह से। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि नवपाषाण काल का जो और स्थल है जिसकी बात हम लोग पिछले क्लास में नहीं किए थे, तो रिमेनिंग साइट्स पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं जिससे हमको नवपाषाण काल के बारे में और जानकारी मिलता है। तो उसमें हम लोग सबसे पहला बात की उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी। यह है बेलन वैली, बेलन घाटी। और बेलन घाटी में हमको 3 साइट महत्वपूर्ण है, कोल्डी हवा, महागढ़ा और चौपानी मांडो। बेलन घाटी के कोल्डी हवा से हमको धान का साक्ष्य मिलता है और यहाँ पे दोनों ही तरह का धान है, जंगली भी धान है और कृत्रिम भी धान है। कृत्रिम धान वो है जो एक फसल के उत्पादन के बाद जो बीज हम लोग रख लेते हैं उससे फिर खेती करना है। तो ये दोनों ही तरह का धान यहाँ पर मिलता है। तो इससे पता चलता है कि नवपाषाण के लोग और विशेष करके बेलन घाटी के लोग खेती करने में पारंगत हो गए थे, एक्सपर्ट हो गए थे। अब वो अपना उत्पादन करते थे और खाते थे। अब वो सिर्फ शिकार पर और कंदमल फूल पर ही जिंदा नहीं थे। अब वो प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ को एक ट्रैक पे ले आए थे, यानी सिविलाइज्ड हो गए थे, ये सभ्य होने लगे थे। दूसरी बात क्या मिलता है कि ये धान जो मिला है ये जला हुआ भी है, यानी पका करके खाया जाता था, जला हुआ। ये बड़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो कोल्डी हवा से मिलता है। कोल्डी हवा, हवा हवा, ये दवा नहीं है। ये देखो दवा, आपको आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रहा? ये सवाल कौन पूछा मान लो? अच्छा ठीक है, देखो हम थोड़ा सा आप लोगों की वजह से इतना शराफत से लिख भी दे रहे हैं, नहीं तो और ज्यादा कर्सिव हो जाएगा। वो तो हम आप लोगों पे मेहरबानी कर रहे हैं कि इतना सीधा सीधा लिख रहा है, नहीं तो हम हिंदी लिखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि अंग्रेजी लिखा हुआ कि हिंदी लिखा हुआ है, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी लिखना है ना। कोल्डी हवा है, ठीक है। अब आप लोगों को लगता है ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, स्कूल लेवल का, तो हाँ आदत हो जाएगा, बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा वहां पर। तो कोल्डी हवा से जो महत्वपूर्ण एविडेंस मिलता है वो है धान का खेती का साक्ष्य। और ये धान दोनों ही तरह का है, कृत्रिम भी है, आर्टिफिशियल भी है और नेचुरल जंगली भी है, और दूसरी ओर पकाया हुआ है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। दूसरा एविडेंस जो यहाँ का है वो ये मिलता है कि यहाँ पे जो लोग थे वो जो मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते थे जिसको हम पॉटरी कहते हैं, वो बर्तन पर हमको डोरी और चटाई, रस्सी और चटाई का छाप मिलता है। कोल्डी हवा का दूसरा महत्वपूर्ण एविडेंस है, एक तो धान और दूसरा है मृदभांड। और वो भी मृदभांड पर हमको क्या मिलता है कि इस पर चटाई का छाप है और दूसरा रस्सी का, डोरी का। अब इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब यह है कि लोग मिट्टी के बर्तन से पानी या तो ढो करके लाते होंगे रस्सी में करके, हो सकता है ऐसा, जैसे लाया जाता है। यानी कि मानव अब पानी को भी लेकर के आने लगा अपना घर में, तो इतना डेवलप हो गया मानव। आज हम क्या करते हैं, आज बोतल में पानी लेकर के घूमते हैं। जैसे हम लोगों से पहले वाला जो जनरेशन था वो बड़े बड़े नदियों में, विशाल विशाल नदियों में पानी हमेशा वर्ष भर देखता था। हम लोगों का टाइम आया तो हम लोग तालाबों तक सीमित करके रह गए।
अब जो जनरेशन है वो बोतल में पानी देख रहा है, अगला जो जनरेशन आएगा वो सिरिंज में पानी देखेगा कि लोगों को पानी की आवश्यकता होगी तो सिरिंज मार दिया जाएगा, हो गया पानी भैया, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ा दी जाएगी, हो गया पानी की जरूरत पूरा। क्योंकि नेक्स्ट जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा वो पानी के लिए ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि लोग यहाँ पे अपना लाइफ इस तरह से व्यतीत करने लगे थे। तो पहला महत्वपूर्ण साइट बेलन घाटी का कोल्डी हवा, जहां से 2 महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है जो आपको याद रखना चाहिए और आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ है बेलन घाटी ये भी आपको पता है। नेक्स्ट साइट है महागढ़ा। महागढ़ा भी अपने आप में अनोखा साक्ष्य रखता है। बड़ी गर्मी है। महागढ़ा इसलिए अनोखा साक्ष्य रखता है क्योंकि ये पशुपालन के लिए गौशाला का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। गौशाला यानी लोग गौ पालने लगे थे, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कैटल पेन शुरू हो गया था। जैसे आज भी हम लोग गांव में गौशाला रखते हैं। अगर गौशाला रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दुग्ध का सेवन या दूध का सेवन शुरू हो गया होगा और उससे बनी सामग्री का सेवन शुरू हो गया होगा। तो महागढ़ा से ये प्रमुख साक्ष्य आपको मिलता है। आज भी जाइएगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जो मैदानी इलाका है, गंगेटिक प्लेन के लोग हैं, उनके यहाँ हर एक घर में आपको गौशाला मिलेगा। गाय पालन अवश्य होता है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था का केंद्र ही है गाय। और आप देखेंगे बाद के दिनों में जब वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे तो गाय के लिए पूरा युद्ध होता था और जितने भी टर्म आपके जीवन में है यूज किए जाते हैं वो सब के सब गौ के नाम पे ही है। हम लोग पढ़ेंगे जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो सब कुछ टर्म आगे उसके गौ शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि वैदिक पीरियड आते आते गाय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी और बाद में इसको पूजनीय भी बना दिया गया क्योंकि हमारे संस्कृति में यह मान्यता है कि सारे देवताओं का वास गाय पर ही होता है और इससे जो पंचगव्य मिलता है उससे हमारा पूरा उद्धार हो सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ भूमि का टुकड़ा है जहां से वो अन्न उत्पादन करता है, और अगर उसके पास एक भी गाय है तो वो पूरा परिवार का पालन कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको नवपाषाण काल के महागढ़ा से, गौशाला के मिलने से पता चल जाता है कि शुरुआत हो चुका था और आगे इसका कितना महत्व होने वाला है। समझ में आया? तो ये महत्वपूर्ण है आपका महागढ़ा का। नेक्स्ट है चौपानी मांडू, जो महत्वपूर्ण है उसी की बात कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य यहां से मिला है महागढ़ा से, वो है एक साथ 20 को झोपड़ी गर्त आवास मिला है, जो स्तंभ गर्त आवास इस तरह से एक साथ 20 मिला है। यानी कि गांव का जो कॉन्सेप्ट है ये विकसित हो गया था। एक साथ 20 को झोपड़ी मिला है। तो इसका मतलब ये है कि या तो लोग एक ही कुल के होंगे, ये यार एक ही गोत्र के होंगे, या फिर एक ही कबीला के होंगे। इसीलिए ये सभी लोग मिल करके रहने का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। यानी सघन बस्ती या गांव का कॉन्सेप्ट भी हमको महागढ़ा से मिलने लगता है। एक साथ 20 गो झोपड़ी मिलता है, यानी कि सामुदायिक जीवन शुरू हो गया था। ऐसा नहीं था कि ये एक क्षेत्र में एक घर यहाँ है, तो जैसे कि झारखंड में बहुत कम ही गांव मिलेंगे, अब हो गया है। झारखंड की भूमि में आप जाएंगे कोर इलाका, रिमोट एरिया में, तो पता चलेगा एगो का घर यहीजा है तो एगो के घर यहीजा है। लेकिन यही बिहार यूपी का मैदानी इलाका में जाएंगे तो एगो गांव में एकदम सटा घर मिलेगा आपको, क्योंकि वो लोग पहले से ही डेवलप है। ठीक है, तो ये साक्ष्य भी महागढ़ा से मिलता है। नेक्स्ट है चौपानी मांडो। लिखते चलना है फटाफट, ये मत, अगर कहीं समझ में नहीं आएगा हैंडराइटिंग तब पूछ लेना है, शर्माना नहीं है। नेक्स्ट साइट है बेलन घाटी का चौपानी मांडो। चौपानी मांडो वो स्थल है
जहां पे पूरा पाषाण काल से लेकर के नौ पाषाण काल तीनों ही समय का साक्ष्य मिलता है। चौपानी मांडव से, बेलन घाटी के चौपानी मांडव से पूरा पाषाण से लेकर के पेलियोलिथिक से लेकर के नौ पाषाण तक साइट मिलता है। जैसे कि भीमबेटका, उसी तरह से ये बेलन घाटी। ठीक है, तो ये हुआ बेलन घाटी के बारे में। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण साइट है जो आप लोग को जानना चाहिए वो है यूपी बिहार का साइट, नौ पाषाण काल का। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं किए। उसके बाद फिर हम लोग असम में चलेंगे, फिर कर्नाटक में चलेंगे, फिर बलूचिस्तान में चलेंगे। तब जाकर के हमारा पूरा हो जाएगा भारत के सभी महत्वपूर्ण नौपाषाणिक स्थल के। और भी हैं लेकिन वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपसे पूछा जाएगा वही। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूपी। यूपी के ही पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी यूपी का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है गोरखपुर के पास है एक जगह, उसका नाम है सोहगौरा। यूपी में जो नौ पाषाण काल के स्थल है वो है गोरखपुर का सोहगौरा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को सोहगौरा। ये बहुत महत्वपूर्ण साइट है नौ पाषाण काल का, सोहगौरा या सोहगौरा। आपसे पूछा जा सकता है कि नौ पाषाण काल का पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है, तो याद रखिएगा सोहगौरा। ये इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि यहां पर भी मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उस पर रस्सी का छाप मिला है। सोहगौरा से रस्सी छाप मृदभांड। गोरखपुर में एक और जगह है जो नौ पाषाण काल का है, वो है नरहन। तो गोरखपुर में जो मिला वो रस्सी का मृदभांड। दूसरा साइट है गोरखपुर का ही नरहन। नरहन नरहन से स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिलता है, यानी कि ऐसे, और ये भूमि है और ये नीचे गड्ढा है और इसी में घर है। स्तंभ गर्त जिसको कहा जाता है, जो हमको बुर्ज होम से मिला था, जो हमको गुफ कराल से मिला था, जो हमको और कहाँ मिला, स्तंभ गर्त। ये नरहन से मिलता है। दूसरी बात यह है कि नरहन वो जगह है जहां पे वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन मिलता है, जहां पे विविध प्रकार के अनाज मिलते हैं इस नरहन से। अभी तक आप सिर्फ चावल ही देखे, लेकिन यहाँ पर और अलग अलग प्रकार के अनाज मिलते हैं, जैसे गेहूं। अगर खाने वाला देखो, खाद्यान्न वस्तु में देखा जाए तो धान, गेहूं लिखते चल रहा है, या चावल, गेहूं। नरहन से हम नरहन की बात कर रहे हैं।
ये नरहन बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और यहाँ पे फूड ग्रेन, वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन मिलता है। सिर्फ चावल ही नहीं मिलता है, चावल के साथ गेहूं भी मिलता है। जौ भी मिलता है, यानी कि चावल, गेहूं और जौ तीनों ही मुख्य खाद्यान्न मिलता है यहाँ पे। दलहन में चना मिलता है, मटर मिलता है, मूंग मिलता है, और ये 3 चीज मिलता है दलहन में। खाद्यान्न में चावल, गेहूं और जौ, और दलहन में चना, मटर और मूंग। और तिलहन भी मिलता है, सरसों, अलसी, जो आज हम लोग सरसों का तेल यूज करते हैं, सरसों, अलसी, और सब्जी में कटहल। तो समझ लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट साइट है जहां पे वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन मिलने लगता है, यानी कि दाल भी, दलहन भी मिलता है, तिलहन भी मिलता है और खाद्यान्न भी मिलता है। तो है ना महत्वपूर्ण साइट, सब्जी भी मिलने लगता है। यहाँ के लोग इतने स्मार्ट। हाँ, चना, मूंग और मटर, और खाद्यान्न में चावल, गेहूं और जौ। एक और चीज यहां से मिलना शुरू हो जाता है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आगे हम लोग को बंगाल में मिलेगा। जो हम लोग देखते हैं बंगाली लोग मछली भात खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि यहीं से आपको एविडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ही नरहन में ही एक मिट्टी का ढेला मिला है जिसमें बंसी, कांटा और रस्सी का छाप है। जैसे होता है ना, आप देखे होंगे मछली मारने वाला बंसी, देखें आप लोग, उसमें इस शेप में एक होता है हुक टाइप का, ऐसे हुक टाइप का होता है। इसी में चारा को फंसा दिया जाता है और पानी में डाल दिया जाता है। वो बेचारी मछली आती है खाने के लिए और उसके जबड़े में फंस जाता है। तो ये मिट्टी पर इसके साथ रस्सी भी लगा हुआ का छाप मिलता है। इसका मतलब यह है कि नौपाषाण के लोग मछली मारना शुरू कर दिए थे, नदी में, तालाबों में मछली मार करके खाना शुरू कर दिए थे। बाद में हम लोग देखेंगे कि बंगाल में एक जगह है पांडु राजार ढीबी, वर्धमान जिला में, वहां पे उसका साक्ष्य मिल जाता है। और वहां का प्रिय भोजन आज भी है माछ भात, मछली और भात। तो नरहन वो प्रमुख जगह है जहां पे वैरायटी ऑफ फूड मिलने लगता है, जो गोरखपुर में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही एक और जगह है इमली डी, आसपास ही है इमली डी। नेक्स्ट एक और साइट लिख लो उत्तर प्रदेश का, इमली डी। हालांकि ये थोड़ा सा नेक्स्ट है इमली डी। इमली डी नहीं, उत्तर प्रदेश। इमली डी उत्तर प्रदेश में ही है, एक जगह है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जो नवपाषाण काल का बर्तन होता था, अधिकतर नवपाषाण काल का बर्तन होता था, वो काला और लाल होता था। अंदर से काला और बाहर से लाल रंगा जाता था। नवपाषाण काल का, जिसको ब्लैक एंड रेड पोट्री कहा जाता है, काला और लाल मृदभांड। तो यहाँ पे जो इमली डी है, यहाँ पे काला और लाल मृदभांड के ऊपर मृदभांड मतलब पोट्री, मिट्टी का बर्तन। तो काला और लाल मृदभांड के ऊपर
दरी के छाप मिला है। चटाई दरी होता है ना, कॉटन का बना हुआ दरी, उसी का छाप मिलता है। आपको पता ही है कि इस समय कपास का उत्पादन शुरू हो चुका था, यानी कॉटन का प्रयोग लोग करने लगे थे। तो दरी का छाप हमको इस इमलीडीह पर, इमलीडीह में काला और लाल मृद भांड, जो नवपाषाण काल का पेटेंट पोट्री था, नवपाषाण काल के सभी स्थलों पर जो प्रयोग सामान्यतः किया जाता था बर्तन, वो ब्लैक एंड रेड पोट्री होता था। मान लो कोई घड़ा है, मान लो ये कोई घड़ा है ऐसे, अब इसके अंदर में ये ब्लैक रंग से पेंटेड होता था और बाहर से रेड, ये सब जगह आपको मिलेगा। इनका पेटेंट बर्तन था, काला और लाल। ये आपसे पूछा जाएगा ऐसे ही कि काला और लाल मृद भांड किस समय प्रयोग किया जाता था। ये एक पोर्ट्रेट कल्चर भी है जो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बर्तन संस्कृति, अलग अलग समय में अलग अलग बर्तन प्रयोग किया गया, आज भी देखेंगे। आज हम लोग देखिए, कल्पना कीजिए, क्या आपसे पहले कि जो लोग बर्तन यूज करते थे, उस समय का बर्तन और अभी के बर्तन में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। तो ये कल्चर का हिस्सा है। जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, बर्तन भी चेंज होने लगेगा। आज हम लोग कागज में खाने लगे हैं, प्लास्टिक में खाने लगे हैं। पहले लोग कागज और प्लास्टिक में नहीं खाते थे। शुरुआत पत्तल से की है, फिर लोहे का बर्तन बना, फिर सबसे पहले तांबा का बर्तन बना। सबसे पहला जो धातु यूज किया गया इस दुनिया में, इस धरती पे, वो कॉपर यूज किया गया, तांबा। उसके बाद फिर ब्रॉन्ज आया, कांसा, तांबा और टीन को मिला करके। उसके बाद फिर लोहा आया, उसके बाद फिर और धातु मेटल यूज किया जाने लगा, प्रयोग किया जाने लगा। तो बर्तन पत्तल से शुरू, पहले पत्तल, फिर मिट्टी, फिर कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, फिर लोहा, और उसके बाद आज देखिए कहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो कागज का भी बर्तन यूज करते हैं, प्लास्टिक का भी यूज करते हैं, फाइबर का भी यूज करते हैं, सिरेमिक का भी यूज करते हैं, ग्लास का भी यूज करते हैं। पता नहीं कितने कितने टाइप के बर्तन यूज करने लगे हैं, और सब अलग अलग टाइम पीरियड का अलग अलग टाइप का बर्तन। अब आप कल्पना कीजिए मिडिल एज में किस तरह का बर्तन यूज किया जाता होगा मध्यकाल में, और अभी कैसा बर्तन यूज किया जाता है, तो आपको दिख जाएगा। इसीलिए ये अपने आप में एक सवाल है कि फलना बर्तन कब यूज किया जाता था, या किस प्रकार का बर्तन किस काल में यूज किया जाता था। तो यहाँ पे जो इमलीडीह में जो साक्ष्य मिला है, काला और लाल मृद भांड के ऊपर दरी का छाप है। ये आपके लिए रोचक होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एक और जगह है उत्तर प्रदेश में ही, नवपाषाण काल का, उसका नाम है अगियाबार। अगियाबार इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर गोमेद पत्थर होता है, बड़ी कीमती स्टोन होता है गोमेद। आजकल हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से पहनते हैं गोमेद। तो गोमेद पत्थर से माला मनका उनका बनाने का कारखाना मिला है अगियाबार। नेक्स्ट साइट है नवपाषाण काल का, यूपी का ही अगियाबार। अगियाबार, अगियाबार से गोमेद पत्थर का मनका बनाने का, यानी माला यानी ज्वेलरी, मनका यानी माला या ज्वेलरी, मनका बनाने का फैक्ट्री मिला है। अब देखिए लोग कितने शौकीन हो गए हैं। पहले तो हड्डी के माला बना के पहनते थे, अब कीमती पत्थर का माला बनाने लगे, और गोमेद जैसा पत्थर जो कि आज हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से, ज्योतिषीय उद्देश्य से प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग शुरू हो गया। तो ये हुआ आपका कुल मिला जुला करके यूपी का नवपाषाण काल का साइट। एक बेलन घाटी और दूसरा गोरखपुर और उसके आसपास का ये क्षेत्र, इमलीडीह, अगियाबार। क्लियर है? अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि मानव कैसा हो गया था नवपाषाण काल में, कितना स्मार्ट हो गया था, कितना स्किल्ड हो गया था। समझ में आया? कोई डाउट?
अब जब हम लोग टेस्ट लेंगे तो देखिएगा यही सब क्वेश्चन आपसे हम अलग अलग तरीके से पूछेंगे, या प्रीवियस ईयर का किसी एग्जाम का क्वेश्चन, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं याद रखो, क्लर्क लेबर से लेकर के कलेक्टर के एग्जाम तक किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो चीज हम लोग पढ़ेंगे, चाहे हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, या साइंस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लीजिए आप। अगर आपको थोड़ा सा अनुभव करना है तो आईएएस का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, और अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आप आराम से कर लेंगे। इतना हम लोग विस्तार से कर रहे हैं। समझ में आया तो इसको सीरियसली लेना है, छोड़ना नहीं है। और हम लोग जब टेस्ट लेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग बिहार में। यूपी को देख लिए, यूपी वाले भैया लोग के बारे में देख लिए कि वो कितने स्मार्ट थे भाई, इसीलिए आज भी यूपी वाले भैया लोग बहुत आगे होते हैं। अब यूपी वाले भैया ये हमसे अलग नहीं है, हम ही लोग हैं यूपी से बाद में बाहर चले गए। हम ही लोग यहाँ से शुरू किए, बलूचिस्तान क्षेत्र से और अफगानिस्तान से शुरू किए। अफगानिस्तान से बलूचिस्तान आए, बलूचिस्तान से सिंध आए, सिंध से फिर सिंधु नदी में पास चले आए, सिंधु नदी से फिर इधर यूपी गए, इधर आए कश्मीर गए, फिर इधर से फिर इधर चले गए, इधर चले गए, हम ही लोग हैं। और आज यहाँ पहुंच गए, यहाँ तक पहुंचे हुए। एक ही व्यक्ति, एक ही मानव है। अब यहाँ पे कैसे आए, तो यहाँ पे अफ्रीका से आए। तो सब पहले जंगल का ही था, सब पहले आदि मानव ही था, सब पहले ट्राइब ही था। जो जंगल में पीछे छूट गया वो आज भी आदि मानव है, आज भी जनजाति है या आदिवासी है। और जो मैदान में आ गया, जो स्मार्ट हो गया, वो शहरी हो गया या गैर आदिवासी हो गया, और उसका रूप आकार बदल गया। क्योंकि ज्योग्राफी जब चेंज होता है तो आपके सब कुछ बदल जाता है। आज आप यहाँ पे सांवले दिख रहे हैं, काले दिख रहे हैं, 2 महीना दिल्ली रह जाइए साफ हो जाइएगा। थोड़ा सा और हाई लेटीट्यूड पे चले जाइए तो एकदम गोरे हो जाइएगा। एक नस्ल यूरोप में रह जाइए, आपके बच्चा भी अंग्रेज की तरह दिखने लगेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी चेंज करता है जीनोम को, ज्योग्राफी चेंज करता है जीन को, जीन को चेंज कर देता है, जीन पे प्रभाव पड़ जाता है कि आपका आंख का रंग भूरा होगा कि बाल का रंग भूरा होगा। वो सब डिसाइड करता है जीन, जो एक लिविंग यूनिट है, जो आपके बॉडी के सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि आपका नाक लंबा होगा कि चपटा होगा। वो सब डिसाइड करेगा जीन, जो सेल में होता है, कोशिका में होता है। हम लोग बायो पढ़ेंगे, उसमें आएगा। जीन चेंज नहीं होता है, मतलब जीन, जो जीन है सब प्रभाव, उसका जीन का प्रभाव चेंज होता है इफेक्ट पर। जैसे कि आप हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं, अच्छे सोसाइटी में है तो आपका व्यवहार अलग है। जब वही खराब सोसाइटी में रहेंगे तो आपका व्यवहार बदल जाएगा। जैसे ऐसे समझ लो, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिनेमा में शामिल होने से पहले या बॉलीवुड में शामिल होने से पहले अजीब पगचूनर टाइप के दिखते हैं। उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, उसका लुक सब अलग होता है। लेकिन जैसे बॉलीवुड में संगति का और इन्वायरमेंट का असर, ठीक है। अब आप मान लो लो लैटिट्यूड में, मान लो 0 डिग्री पे आप रहते हो। अब यहाँ पे पता चल रहा कि यहाँ पे सूर्य हमेशा वर्ष भर लंबवत चमकता है, तो यहाँ के लोग आपको काले मिलेंगे। जितने भी इक्वेटर के पास के लोग हैं अधिकतर काले मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाई लैटिट्यूड में तो आपको लोग गोरे मिलने लगे। क्यों? जीन सबका एक ही है, लेकिन प्रभाव इन्वायरमेंट का, ज्योग्राफिकल इफेक्ट की वजह से चेंज होने लगेंगे। ठीक है। हाँ, अगर आप जैसे आप 33.5 डिग्री से ऊपर जाएंगे ना, जैसे जैसे ऊपर, चाहे नॉर्थ लेटीट्यूड हो चाहे साउथ लेटीट्यूड हो, ये लोग आपको गोरे मिलेंगे। साउथ में तो लोग मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इधर पानी है पूरा, बहुत कम ही है, तो साउथ में ज्यादा विकास नहीं है। लेकिन इधर स्थल खंड जो है, लैंड एरिया है, नॉर्थ लेटीट्यूड में, ये पहले ही साउथ में ही था। ये हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में समझ में आएगा। तो ऐसे समझिए कि ये जो एरिया है 33.5 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो यहाँ के लोग आपको गोरे मिलेंगे, क्योंकि सनलाइट सीधे नहीं पड़ता है, तिरछा पड़ता है।
जैसे जाड़े के धूप में आपको धूप तो मिलता है लेकिन कड़ा नहीं मिलता है, क्योंकि वो स्लैंट पड़ता है, तिरछा पड़ता है। सूर्य साउथ लैटिट्यूड में चला गया होता है, मकर रेखा पे तक चले गया होता है। तो आपको उसी तरह से यूरोप, अमेरिका, कनाडा से उत्तर में चले जाइएगा तो उधर तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। रसिया में चले जाएंगे तो रसिया का एक भाग में दिन होता है, एक भाग में रात होता है। ऐसा स्थिति हो जाता है क्योंकि वो ग्लोब के ऊपर वाले एरिया में है और पृथ्वी के रोटेशन का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो अब चलते हैं हम लोग बिहार में। बिहार में कौन सा महत्वपूर्ण साइट है और क्यों हमारे लिए जानना जरूरी है। बिहार वाला साइट से अक्सर बिहार झारखंड के जब आप एग्जाम देंगे तो पूछा जाता है। बिहार में, एक मिनट रुक जाओ, बिहार में जो पहला महत्वपूर्ण साइट है वो साइट है चिरांद। सारण जिला में पड़ता है चिरांद। अक्सर पूछा जाता है चिरांद कहां पे है। ये दरअसल घाघरा नदी और गंगा नदी के संगम पर है। जब आप बिहार और यूपी के बॉर्डर देखेंगे तो यहाँ से घाघरा नदी प्रवाहित होता है। यहीं पे है सारण, जिसको हम लोग छपरा कहते हैं। तो ये जो सारण जिला है, यहाँ से घाघरा नदी इधर आ रही है और यहाँ से गंगा नदी ऐसे। तो ये जो संगम है यहीं पर है चिरांद, जो एक महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल है। अब यहाँ पे क्या मिला है जो हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो नौपाषाण काल में जो सबसे ज्यादा हड्डी का औजार बनाया गया, बोन से, वो यहीं से मिलता है। हड्डी से निर्मित सर्वाधिक औजार चिरांद से ही मिलता है। पहला एविडेंस आपको मिलेगा यहां पे, हड्डी से निर्मित औजार सर्वाधिक नौपाषाण काल के सबसे ज्यादा। दूसरा ये जो साइट है चिरांद, वो नौपाषाण काल और उसके बाद जो कॉपर एज आता है ताम्रपाषाण काल, उन दोनों का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। तो ये वो जगह है जहां पे ताम्रपाषाण काल का भी साक्ष्य मिलता है। जो इसके बाद हम लोग, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो चाल्कोलिथिक के रूप में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। यानी कि जब मानो तांबे धातु का प्रयोग शुरू किया और उसके साथ पत्थर का भी औजार, तो वो पीरियड हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर था ये सारण में बिहार के घाघरा नदी और गंगा नदी के संगम पर, उत्तर से घाघरा नदी जब गंगा नदी में आके मिलती है तो यहीं पे है चिरांद, सारण यानी छपरा में। और इसके इधर चले आओ तो यूपी शुरू हो जाता है, उत्तर प्रदेश। यहां पे जो प्रमुख चीज मिला है वो मिला है हड्डी का औजार सबसे ज्यादा। और ये जो हड्डी का औजार है अधिकतर हिरण के सींग से बना हुआ है। हरिण देखे होंगे आप लोग, हिरण के सींग से बना हुआ है। इसके अलावा एक खासियत यह है कि चिरांद एक ऐसा जगह है जहां पे एक भी पत्थर का उपकरण नहीं मिला है, औजार नहीं मिला है। यानी सब के सब औजार हड्डी के ही बने हैं, विशेष करके अधिकतर हिरण के हड्डी के। तो पाषाण के औजार का अभाव है यहाँ पे। पत्थर के, अब आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से स्थल नौपाषाण काल के हैं जहां पे पत्थर के औजार का अभाव है। तो वो है चिरांद। एक भी पत्थर का औजार नहीं है, सब के सब हड्डी का ही बना हुआ है। अब विशेष करके हिरण के हड्डी का।
एक और चीज यहाँ पे मिलता है चिरान में, यहाँ के लोग झोपड़ी बनाने लगे थे। जैसे गांव में झोपड़ी बनता है, गर्त अवश्य नहीं, भूमि को खोद करके उसके ऊपर पिलर लगा करके लकड़ी का छाना वाला नहीं, झोपड़ी बनाने लगे थे लोग। यानी कि ये जो सतह है, स्थल है, इसके ऊपर लोग झोपड़ी बनाने लगे अब ऐसे, और रहने लगे। अब गड्ढा खोदने का जरूरत नहीं है कि हम गड्ढा खोदेंगे और दीवार खड़ा करेंगे, नहीं, ये लकड़ी चारों ओर से करके घेरते थे और उसके ऊपर झोपड़ी डालते थे, जैसे देहात में मिलता है। तो झोपड़ी का साक्ष्य यहाँ पर, वो भी वृत्ताकार सर्कल में वृत्ताकार झोपड़ी यहां से मिलने लगता है चिरान से। एक और चीज मिलता है यहाँ पे मिट्टी का मूर्ति मिलने लगता है अब, विशेष करके कुंबड़ वाला साढ़ का मूर्ति, जो सिंधु घाटी सभ्यता में पूजनीय हो जाता है, जिसको हम लोग नंदी के रूप में जानते हैं, शिव के सवारी के रूप में। शिव के सवारी नंदी को देखे होंगे आप लोग, जितने भी शिव मंदिर होता है उसके सामने नंदी विराजमान होते हैं। तो वो जो कुंबड़ वाला साढ़ है, उसका मूर्ति यहाँ पे मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति मिलने लगता है। नेक्स्ट जो एविडेंस है कुंबड़ वाला साढ़, आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पूजनीय हो जाता है, लोग पूजने लगते हैं, यानी कि यहीं से ये शुरू हो जाता है। अब ये साढ़ क्यों पूजनीय है? आप देख रहे हैं कि वहां पे कैटल पी मिलता था और यहाँ पे साढ़ मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि लोग पशुओं के महत्व को समझ चुके थे, अस्थायी जीवन के लिए बहुत जरूरी था। खेती करना है, जोतना है तो साढ़ चाहिए भाई, जनरेशन बढ़ाना है तो चाहिए, इसलिए अब यह पूजनीय हो गया था। इसकी मूर्ति बनने लगी। किसी चीज की जब मूर्ति तब बनती है जब वो लोकप्रिय हो जाता है, फेमस हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, तभी हम उसकी मूर्ति बनाते हैं, हम उसको अपने करीब महसूस करने के लिए। तो यहाँ पे साढ़ की मूर्ति मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, चिरांद में काला और लाल मृदभांड भी मिला है, साथ ही धूसर भी है, ग्रे कलर का भी है, मटमैला कलर का। तो यहाँ की जो अनोखी मिट्टी का बर्तन है, काला लाल के साथ साथ धूसर भी है चिरांद का। काला लाल और धूसर, धूसर का मतलब पोर्ट्रेट ग्रे कलर का, मटमैला कलर का। ये तीन रंग से मिट्टी, तीन रंग का मिट्टी मिलता है। तो ये है बिहार का चिरांद का वो जगह जहां पर ये साक्ष्य मिलता है। ठीक है, महिलाओं के लिए चूड़ी, महिलाओं के श्रृंगार के लिए चूड़ी, टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब होता है पकाई गई मिट्टी। जैसे मान लो कोई, आज हम लोग बर्तन बनाते हैं या कोई भी मिट्टी का सामान बनाते हैं तो उसको बनाने के बाद आग में पका देते हैं, तो उसको कहा जाता है टेराकोटा। तो टेराकोटा का चूड़ी भी यहां से मिला है, टेराकोटा का चूड़ी। ये महत्वपूर्ण सारे साक्ष्य हैं जो आपको चिरांद से मिले हैं, याद रखिएगा। इन्हीं में से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मिट्टी, पकी हुई मिट्टी, जैसे टेराकोटा किसको कहा जाता है? जैसे मिट्टी का कोई चीज बना है उसको आग में पका दिए तो टेराकोटा। ठीक है, एक और जगह है बिहार में, सेनुआरा, सासाराम के पास है। हमारा जहाँ जो एरिया हम लोग जिधर के हैं वह है सेनुआरा। ये भी एक महत्वपूर्ण जगह है बिहार का, नवपाषाण काल का। यहाँ भी नवपाषाण काल, अब स्वाभाविक है कि बिहार के पास ही है,
गंगा नदी के उस तरफ चले जाइए तो छपरा है, सारण है, इस तरफ चले आइए तो सासाराम है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ भी ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। अब इस क्षेत्र का भाषा देखेंगे, अगर हमारे यहाँ का और इधर का भाषा एक ही है, तब भोजपुरी लोग मिलेंगे आपको। ये पूरा बेल्ट ही पटना से पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से लेकर के पूरा पूर्वी यूपी, ये सब के सब भोजपुरी बेल्ट है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब लोगों का कहीं ना कहीं कल्चरल रिलेशन था। तो सेनुआरा से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है वो है ताम्र पाषाण काल का भी और नव पाषाण काल से। दूसरी ओर यहीं पर हमको ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है। वो है तांबे का मछली का कांटा, हुक, ऐसे यहां से मिलता है सेनुआरा से। ताम्र निर्मित मत्स्य कांटा, फिशिंग हुक यहां से मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। यहां पर एक और चीज मिलता है कि सेनुआरा के लोग अब एक वर्ष में 2 बार फसल उत्पादन करने लगे थे। तो वर्ष में 2 बार फसल, वर्ष में 2 बार फसल लोग उत्पादन करने लगे। यानी कि रबी का भी खेती शुरू हो गया और खरीफ का भी। अब दोनों अब सीजन के अनुसार से ये लोग खेती करना शुरू कर दिए थे सेनुआरा के लोग। ठीक है। तो बिहार में ये 2 प्रमुख स्थल का नाम याद रखना है, चिरान और सेनुआरा। ये अक्सर पूछता भी है कि नव पाषाण काल के बिहार से प्राप्त स्थल कौन से हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीधे असम पहुंच जाते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र घाटी, यहां तो गजब का चीज मिला है। यहां पे जो एविडेंस मिला है वो ये मिला है कि यहाँ के जो लोग पत्थर यूज करते थे वो चीन से आयात करते थे, चीन से मंगाते थे। तो उस समय के लोग और चीन के लोग और इनके बीच का संबंध था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं असम घाटी। असम घाटी में क्या मिलता है, यहां तक समझ में आ गया? 5 मिनट का ब्रेक दीजिए हमको, थोड़ा हवा लेने दीजिए। तो असम का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्रा घाटी में पड़ता है। आपको अगर मैप देखेंगे, जिसमें एक दिन किसी दिन हम करा देंगे मैप, पहले जरूरी है आप लोगों को स्टेट जाना, कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो जब आप भारत का मैप देखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे आकर के बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो एरिया है ये असम का एरिया है। असम, इसके ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है और ये असम का क्षेत्र है। तो ये ब्रह्मपुत्रा का घाटी जो है नव पाषाण काल का एक पॉपुलर साइट था। और यहाँ पे जो एविडेंस मिला है वो थोड़ा सा रोमांचित करने वाला है। और विशेष करके यहाँ पे एक साइट है दोजली होल्डिंग, नाम याद रखना, पॉपुलर साइट है दोजली होल्डिंग। अब ये नाम आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ के लोग ही अटपटे किस्म के हैं, चपटे नाक वाले, गोरे चिकने, अलग नस्ल का है, चाइनीज तिब्बतियन नस्ल के हैं। तो नाम भी इनका अलग अलग होता है। हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था, हम जब दिल्ली में पढ़ते थे जेएनयू में, तो उस समय उसका नाम था यस बिकातो यासिका। अब उसका हम कई बार नाम भूल जाते थे, तो उसका शॉर्ट नाम याद रखे थे खाली यासिका। और वो पढ़ता कम था। आप सोचो उस समय उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता कम था,
ट्राइब था वो, और बंसी रखा था मछली मारने वाला, और दिन भर जाकर के झील में तालाब में मछली मारता था। मछली ला करके मेस में दे देता था, अब बनवा के खाता था, और उसमें कोई मसाला वसाला नहीं, सादा एकदम। खाना भी खाएगा तो सब्जी में कोई मसाला नहीं, एकदम सादा। उन लोगों का रहन सहन कुछ अलग ही किस्म का था। तो इसीलिए यहाँ पे एक जो साइट है दोजली होल्डिंग, वो बहुत ही दोजली होल्डिंग बहुत ही पॉपुलर साइट है, इसलिए क्योंकि यहाँ से हमको एक पत्थर, जेडाइट पत्थर मिलता है दोजली होल्डिंग से, जो असम में है। जेडाइट, ये पत्थर यहाँ का नहीं है, ये चीन से मंगाया जाता था, और मंगा करके इसका ओखली और मूसल बनाया जाता था इस पत्थर से। ये पत्थर इस क्षेत्र में नहीं मिलता है, जेडाइट पत्थर यहाँ पे नहीं मिलता है, चीन में मिलता है। तो वहां से मंगाते थे और उसका खल और मूसल बनाते थे ये लोग, ये नवपाषाण काल का असम के लोग। मूसल, ओखली मूसल नहीं देखे आप लोग? ऐसे बर्तन होता है उसमें ऐसे से, हाँ ऐसे ऐसे कर, तो उस पत्थर का बनाया जाता था जो चीन से मंगाया जाता था। इसके अलावा कई ऐसे पत्थर होते हैं, सॉरी कई ऐसे लकड़ी होते हैं जो पुराने होने के बाद पत्थर की तरह हो जाते हैं। उसको आप, उस पे आप कुल्हाड़ी चलाएंगे तो फटेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं। कई ऐसे लकड़ी हैं जिसमें उसमें अगर पानी अगर मिल जाए, जैसे जामुन का लकड़ी हुआ, सागवान हुआ, ये सब जो लकड़ी है, ये लकड़ी जल्दी फटता नहीं है। इसको हम लोग कास्तास्म कहते हैं, यानी कि काठ का पत्थर, लकड़ी का पत्थर, कास्तास्म। अब यहाँ के लोग इसके भी बर्तन बनाते थे, लकड़ी के बर्तन बनाते थे। अभी तक आपने लकड़ी का बर्तन नहीं सुना था, ये लोग बनाते थे उस तरह के लकड़ी जो पत्थर की तरह होता था, दोजली होल्डिंग के लोग। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है असम ब्रह्मपुत्र का घाटी पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय रीजन है, हिमालयन रीजन है। यहीं से हिमालय दक्षिण मुड़ जाती है। अरुणाचल प्रदेश के पास से दक्षिण मुड़ जाती है। तो ये हिमालय के गोद में है, और यहाँ पे अलग अलग तरह के लकड़ी इनको मिल जाता था, और उस लकड़ी का ये उपयोग बर्तन बनाने में करते थे, और इसका साक्ष्य मिला है दोजली होल्डिंग से। ठीक है, दक्षिण भारत में जो महत्व, ये असम वाला क्षेत्र, यही एक प्रमुख क्षेत्र है जो आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं दक्षिण में। दक्षिण में जो अनोखा चीज मिला है वो नवपाषाण काल का एक विशेष चीज है, और वो विशेषकर कर्नाटक से मिला है। कर्नाटक किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? कहाँ होगा कर्नाटक? कर्नाटक कहाँ पे होगा? ये एरिया होगा। ठीक है, अब कर्नाटक का जो क्षेत्र है ये भी नवपाषाण का एक बहुत ही रोचक या रोमांचक क्षेत्र है, और यहाँ पे कुछ प्रमुख साइट हैं, लिख लो फटाफट। जैसे पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, ये देखो पिकलीहल, ब्रह्मगिरी और मास्की। यहां से अशोक का भी स्तंभ मिला है, अभिलेख, मास्की गुर्जरा से। पिकलीहल, ब्रह्मगिरी और मास्की,
ये 3 प्रमुख स्थल है। एक और है लिंग सुगुर, जो हम लोग पढ़े थे पहले भी, लिंग सुगुर या लिंग सुगुर, हाँ लिंग सुगुर। लिंग सुगुर, पिकलीहल, मास्की और ब्रह्मगिरी, ये प्रमुख 4 स्थल हैं जहां से 9 पाषाण काल के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं कर्नाटक में। तो पहले कर्नाटक का बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर तमिलनाडु में आएंगे, मद्रास में आएंगे। यहाँ पे जो लिंग सुगुर साइट है, यही पहला साइट है 9 पाषाण काल के खोजे गए थे। तो कर्नाटक का जो सबसे पहला 9 पाषाण काल का साक्ष्य है या साइट है, वो है लिंग सुगुर। और इस क्षेत्र में चाहे दक्षिण भारत का कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु, मद्रास का उतनूर और पलवाई, मद्रास का उतनूर, सॉरी मद्रास का आंध्र प्रदेश का उतनूर, और एक और जगह है आंध्र प्रदेश का पलवाई। ये जो जगह है, मास्की, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, उतनूर, पलवाई, लिंग सुगुर, इन सब जगहों से हमको राख का टीला मिलता है, राख का ढेर, ऐसे टीला, एस माउंट, राख का टीला। अब ये जो साक्ष्य है पूरे 9 पाषाण काल में उत्तर भारत में कहीं नहीं मिला है, सिर्फ दक्षिण में मिला है। अब एक इतिहास पुरातत्वविदों के लिए एक चैलेंज हो गया है कि ये है क्या था ये। तो आपसे पूछा जाएगा कि 9 पाषाण काल के वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे राख का टीला मिला, एसमाउंट मिला है। तो दक्षिण का क्षेत्र, अब विशेष करके ये सारे क्षेत्र, मास्की, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, उतनूर और पलवाई और लिंग सुगुर, ये सभी जगहों पर मिला है। ये राख का टीला क्या था, तो लोगों में कंफ्यूजन था। बाद में पता चला कि भाई ये राख का टीला दरअसल गौशाला के पास जो गोबर जमा हो जाता था, वर्ष में उसको एक बार जला दिया जाता था सूखा करके, ताकि वहां के आबो हवा शुद्ध हो जाए। आज भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि कई ऐसे कंट्री हैं जैसे उरुग्वे, वहां पे लोग गाय के गोबर को जला करके सेवन करते हैं, खाते हैं उसको चूर्ण के रूप में, उससे कैंसर नहीं होता है। या आप देखेंगे, एक बड़ी रोचक चीज बता रहे हैं। 1984 में मध्य प्रदेश में एक कांड हुआ था, रेडियो एक्टिव मिनरल्स लीक हो गया था। कौन सा जगह था, नाम बोलते हैं। तो वहां पे कुछ परिवारों को रेडियो एक्टिव किरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपको पता है कि यूरेनियम वगैरह जो एटॉमिक एनर्जी में हम लोग यूज करते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, उससे जो रे निकलता है वो खतरनाक होता है, उससे कैंसर हो जाता है लोगों को। इसीलिए रेडियो एक्टिव प्लांट जो होता है, परमाणु प्लांट, एटॉमिक प्लांट, वहां पे लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। आप यहाँ पे जादूगोड़ा में चले जाओ तो वहां पे जितने भी लोग काम करते हैं उनके परिवार वाले को कुछ ना कुछ बीमारी हुआ रहता है। किसी का पैर टेढ़ा है, किसी का नाक टेढ़ा हो गया, किसी का हाथ टेढ़ा हो गया, क्योंकि वो नुकसान करता है। उससे इतना खतरनाक रे निकलता है जो आपके शरीर को हार्म करता है। तो मध्य प्रदेश का जो घटना है, नाम हम देखो अभी पेट में है, मुंह पे नहीं आ रहा है। तो वहां पे जो लोगों को रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ था, तो वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ परिवार बचा रह गया था, क्योंकि वो ऐसे लोग थे जो अपने घर के दीवार और घर आंगन गोबर से लीप करके रखे थे। तो गोबर में एक क्वालिटी होता है कि वो रेडियो एक्टिव मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, उसको फैलने नहीं देता है। तो ये कॉन्सेप्ट 9 पाषाण काल के लोगों को, दक्षिण के लोगों को था, इसलिए वो राख गोबर को इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके वर्ष में एक बार जला देते थे, ताकि आसपास के आबो हवा शुद्ध हो जाए। जैसे सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म में यज्ञ करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है, हवन करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है, इसीलिए करवाया जाता है कि उससे जो धुआं निकलता है, जिसमें जो चीज
कुछ विशेष सामग्री यूज किया जाता है। आप कोई भी चीज हवन में नहीं डालते हैं, उसका एक सामग्री होता है, उसको डालने से एक केमिकल फॉर्मेशन होता है जो इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। यज्ञ इसीलिए किया जाता है। यज्ञ में देखिएगा जितना ज्यादा धुआं उठेगा उतना ही सफल यज्ञ माना जाता है, ताकि वहां के आबो हवा शुद्ध हो जाए। तो यहाँ पे जो राख का टीला मिला है वो अभी तक से पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया है कि इसका उपयोग दरअसल जो गौशाला होता था, जिसको हम लोग कैटल पेन करते हैं, उससे निकला हुआ गोबर को जला करके वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता था। ठीक है। ताकि मवेशियों को भी रोग ना हो और मानव को भी रोग ना हो, कोई किसी तरह का कोई बीमारी ना हो। इसी तरह से कर्नाटक में ही एक साइट है वाटगल। यहां पे सुपारी का खेती का साक्ष्य मिलता है। कर्नाटक में एक साइट है वाटगल। वाटगल में ही सुपारी का खेती जो हम लोग खाते हैं, आज भी साउथ में जाएंगे कर्नाटक में, बेंगलुरु के साइड में, तो उधर के लोगों के पास बड़ी सुपारी का बागान है। तो यहाँ पे नवपाषाण काल से सुपारी का खेती करना या बाग लगाने का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। ठीक है। तो ये हुआ हमारा नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल जो हमको जानना चाहिए था। इसके अलावा एक और कर्नाटक में ही जगह है वेलारी, डिस्ट्रिक्ट भी है वेलारी, कर्नाटक में वेलारी लास्ट साइट है, इसको याद रखिएगा, वेलारी कर्नाटक में। यहां पे जो साक्ष्य मिला है वो पत्थर की मूर्ति जो बनाई जाती थी बेल्लारी में, पत्थर की मूर्ति, उसके जैसा मूर्ति पूरे भारत में नवपाषाण काल में कहीं नहीं बनता था। तो बेल्लारी की अनोखी विशेषता थी पत्थर की मूर्ति। अभी तक से आप नहीं सुने होंगे कहीं भी, हम लोग इतना बात किए, कहीं भी पत्थर की मूर्ति का साक्ष्य हमको नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पे कर्नाटक के बेल्लारी में नवपाषाण काल में जो पत्थर की मूर्ति बनाई जाती थी वो पूरे भारत के नवपाषाण काल के किसी भी साइट में ऐसा नहीं मिला है। तो ये हुआ नवपाषाण काल के बारे में जो आपको जानना चाहिए था कि यहाँ की सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक गतिविधि कैसा था, सोशल लाइफ कैसा था, ये सारी बातें आप